अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टाइकियोमेट्री कंप्लीट कर लिया है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो भी कंप्लीट कर लिए थे। अब इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 स्टाइकियोमेट्री के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। टोटल हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो उन शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के सोल्यूशन के अंदर मैंने जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ये तकरीबन सारे का सारा वही कंटेंट है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। तो ये यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आप पहले इन लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के जो लेक्चर्स प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं वो नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखें। ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने पढ़ाई हुई हैं। वहाँ पे आपके जो पूरे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इन डिटेल। फिर जब आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो ये आपको बड़े आसान लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जब इन शॉर्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, हाउ इज़ द कंसेप्ट ऑफ मोल डिराइव्ड फ्रॉम एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर से मोल का कंसेप्ट किस तरीके से डिराइव किया जाता है ये हमने अब देखना है। द मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब जो मोल है ये सब्सटेंस की वो अमाउंट है, वो मिकदार है दैट कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज़, जिसके अंदर एलिमेंट्री एंटिटीज़ होती हैं। कितनी एलिमेंट्री एंटिटीज़ होती हैं? एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम या फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर एटम्स होते हैं। ठीक है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन 12 है इसका जो मोलर मैस है वो 12 ग्राम है। तो इसका जो 12 ग्राम है इसका मतलब है इसके एक मोल का मैस है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर एक मोल एटम्स होते हैं। तो एक मोल एटम्स या फिर जितने एटम्स कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर होते हैं उतने पार्टिकल्स जो हैं वो एक मोल पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे बात की गई है एलिमेंट्री एंटिटीज़ की, इस टर्म को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने इसी चैप्टर नंबर 4 के पहले लेक्चर के अंदर। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एलिमेंट्री एंटिटीज़ होती हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और दूसरे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो तादाद है इस तादाद को आप कहते हैं मोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मोल की डेफिनेशन देखी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है The number of these entities present in 1 mole of a substance is a constant value। अब ये जो हमारे पास एंटिटीज़ की तादाद है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं और इसको हम NA से जाहिर करते हैं। अब नीचे यहाँ पे जो A लिखा हुआ है यहाँ पे हमने स्मॉल a लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने फिर कैपिटल A लिखना है क्योंकि आपकी जो किताब है उसके अंदर N के नीचे कैपिटल A है। विच इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपके पास जो है ये मोल की मिकदार है। ठीक है, या फिर मोल आप इतनी तादाद को कहते हैं। इतने जब आपके पास पार्टिकल्स हो तो आप कहते हैं एक मोल पार्टिकल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बी, दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल इन ईच केस। मोलर मैस, मोलर वॉल्यूम और मोलर कंसंट्रेशन, इनको हमने डिफाइन करवाना है। सबसे पहले हमारे पास मोलर मैस है। मोलर मैस इज द मैस ऑफ इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। एक जो सब्सटेंस है हमारे पास उसके जो एक मोल पार्टिकल्स हैं उनका जो ग्राम्स के अंदर मैस है उसको हम मोलर मैस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स के अंदर एक मोल का मैस जो है वो मोलर मैस है। ठीक है जी, एग्जांपल है हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इज 44 ग्राम। ठीक है, तो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया कि जो कार्बन है इसका मैस होता है 12, ऑक्सीजन को होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो 32 यहाँ पे मैस है ऑक्सीजन का। तो टोटल जो मैस है वो 44 बनता है। इसको जब आप ग्राम में जाहिर करते हैं तो ये मोलर मैस बन जाता है। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल आ गया। उसके बाद हमारे पास है मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये हम देख चुके हैं अपने चैप्टर के अंदर कि ये क्या होता है STP। हम ये भी देख चुके हैं कि STP के ऊपर आप कोई भी आइडियल गैस ले लें, उसका जब आप एक मोल लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है और उस वॉल्यूम को आप कहते हैं इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो आप इसको मोलर वैल्यू वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास एक आइडियल गैस है STP, यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है। ये नहीं लिखेंगे तो आपका जवाब ठीक नहीं होगा। STP के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो एक मोल है आइडियल गैस का उसका जो वॉल्यूम है उसको आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है जी, ऊपर आपने देखा है ना मोलर मैस, जो मोलर मैस है वो एक मोल का मैस है और जो मोलर वॉल्यूम है वो एक मोल का वॉल्यूम है। ठीक है जी, इट्स वैल्यू इज़ 22.414 dm³। इसको आपने dm³ के अंदर लिखना है, कॉमनली राउंडेड टू 22.4 dm³। इसको आप इस तरह से भी राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 22.4 dm³ ऑफ NH3 गैस एट STP इज़ 17 ग्राम एंड इक्वल्स 1 मोल। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो आपके पास जो NH3 है इसका अगर आप मोलर मैस कैलकुलेट करें तो वो 17 ग्राम बनता है, क्योंकि N का मैस 14, H का मैस 1, लेकिन यहाँ पे H के 3 एटम्स है तो टोटल 17 ग्राम जो है वो मोलर मैस बनता है NH3 का।
यानी कि 1 मोल आपके पास है NH3। अगर आपने NH3 के 17 ग्राम लिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने NH3 का 1 मोल लिया हुआ है। जब आपने NH3 का 1 मोल लिया हुआ है तो आप जानते हैं कि जो 1 मोल है STP के ऊपर, किसी भी गैस का 1 मोल हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो ये बनता है, ठीक है, या फिर ये बनता है। तो क्योंकि आपने 1 मोल लिया हुआ है STP के ऊपर तो आपके पास इतना जो वॉल्यूम है यही बनेगा। तो आपने इसलिए आप लिखा हुआ है कि 22.4 dm³ है आपके पास NH3 का। एक चीज़ आप और नोट करें कि आपके पास जो मोलर वॉल्यूम है और मोलर मैस है, इनमें फ़र्क ये है कि जो मोलर मैस है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो मोलर वॉल्यूम है, अगर आपके पास कोई भी आइडियल गैस हो STP के ऊपर, उसका जब आप 1 मोल लेंगे तो आपके पास दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा, ठीक है। अगर आप 2 आइडियल गैसेज ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, जितनी भी आइडियल गैसेज ले रहे हैं, अगर आप STP के ऊपर ले रहे हैं आइडियल गैसेज, उनका 1 मोल आप ले रहे हैं तो सब का जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो यही आएगा 22.4 dm³, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इज गिवन एज मोल पर dm³, ठीक है। इसको आप मोल पर dm³ से जाहिर करते हैं, विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिसॉल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन dm³। यानी कि dm³ के अंदर आपके पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स जो हैं वो डिसॉल्व आपने किए हुए हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है। अब जो मोल्स आपने डिसॉल्व किए हैं उनकी तादाद आपने लिखनी है, ठीक है, ऊपर, और नीचे आपने वॉल्यूम लिखना है dm³ के अंदर। तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपकी कंसंट्रेशन होगी। इसको आप C से जाहिर करते हैं, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जिसकी एग्जांपल, अब एग्जांपल देखते हैं इसकी हम। ए मोलर कंसंट्रेशन C ऑफ 0.2 मोल ऑफ ए सब्सटेंस पर 1 dm³ वॉल्यूम इज 0.2 मोल पर dm³, ठीक है जी। यहाँ पे आपने किसी सब्सटेंस के जो मोल लिए हुए हैं वो आपने लिए हुए हैं 0.2 मोल, ठीक है जी। वॉल्यूम कितना है आपके सॉल्यूशन का, वो 1 dm³ है, तो नीचे आपने 1 लिखना है। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 0.2 जवाब आएगा, यही आपके पास है कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन की। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस। एक गैस जो है उसका मोलर वॉल्यूम जो है उसका क्या मतलब है, हम जानते हैं इसका मतलब है 1 मोल जो है गैस का उसका वॉल्यूम, इसको आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। हाउ इज एवोगैड्रोस नंबर रिलेटेड विद मोलर वॉल्यूम। जो एवोगैड्रोस नंबर है ये मोलर वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है, ये भी हमने पहले देख लिया, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर है हमारे पास इसका, मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि STP के ऊपर जो आइडियल गैस है उसका 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं गैस का, ठीक है। उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू मोलर वॉल्यूम बिकॉज 22.4 dm³ द मोलर वॉल्यूम वैल्यू, इसको आप मोलर वॉल्यूम वैल्यू कहते हैं। of any gas at STP contains 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules which is Avogadro's number, ठीक है। हम ये पहले देख चुके हैं कि हमारे पास कोई भी आइडियल गैस हो उसका अगर आप 1 मोल लेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है हमेशा वो इतना ही आएगा, ठीक है। अब अगर आप किसी एक आइडियल गैस का इतना वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसके अंदर लाजमी तौर पर 1 मोल उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। जब 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे तो 1 मोल कितना होता है, 1 मोल इतना होता है, ठीक है, आप जानते हैं। अगर इतने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या तादाद बनती है, इस तादाद को आप कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 1 मोल को आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो ये रिलेशन है इन दोनों के दरमियान, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे रिलेशन बताना था, रिलेशन आपने बता दिया कि जो मोलर वॉल्यूम है और जो एवोगैड्रोस नंबर है उनका क्या रिलेशन हमने यहाँ पे देख लिया। कंसिक्वेंटली 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज द मोलर वॉल्यूम एंड कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि 1 मोल अगर आप किसी भी गैस का ले लें तो वो मोलर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा और उसके बाद उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो एवोगैड्रोस नंबर होगा, ठीक है, ये इनमें रिलेशन है। उसके बाद ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन D, 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम एंड 56 ग्राम ऑफ आयरन हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम जस्टिफाई। आपने अभी जस्टिफाई करना है, आपने वजह बतानी है कि अगर आप पोटेशियम के ले रहे हैं 39 ग्राम लेकिन आप आयरन के अगर ले रहे हैं 56 ग्राम तो इनके अंदर जो एटम्स की तादाद है ये बराबर है, ये कैसे है ये हमने अब बताना है, ठीक है। तो अच्छा देखें, एटम्स की तादाद बराबर इस तरह से आएगी कि जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक मास जो है ये होगा 39, यानी कि इसका मोलर मास 39 होगा, और जो आयरन है इसका जो मोलर मास है ये 56 होगा। हमने अब इनके कैलकुलेट करने होंगे मोल्स। जब मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे तो गिवन मैसेज इनके जो हैं ये इनके मोलर मैसेज के बराबर है। तो 39 को जब आप 39 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो जवाब 1 आएगा, 56 को आप 56 के ऊपर ऐड करवाएंगे तो जवाब 1 आएगा। दोनों का 1-1 मोल आएगा। इसका आप 1 मोल ले लें पोटेशियम का, उसके अंदर वही होंगे इसके एटम्स। अगर आप 1 मोल ले लें आयरन का तो उसके अंदर भी उतनी ही तादाद होगी एटम्स, क्योंकि आप 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है। 1 मोल सिर्फ तादाद को जाहिर कर रहा है। सोल्यूशन है हमारे पास इसका, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि आपके पास अगर 1 मोल हो किसी भी सब्सटेंस का तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर जो है उतने पार्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं, इतने एटम्स होंगे इसके अंदर, ठीक है जी। टू जस्टिफाई
दैट दीज मैसेज कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब ये दोनों जो हमें मैसेज दिए हुए हैं 39 और 56, अगर हमने इसको जस्टिफाई करने के दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दे मस्ट बोथ रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो हमें मैसेज दिए हुए हैं ये दोनों मैसेज एक एक मोल जाहिर करें। ये मैस 1 मोल जाहिर करें पोटेशियम का, ये जो मैस है ये 1 मोल जाहिर करें आयरन का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 मोल ये कैसे जाहिर करेंगे। अज्यूमिंग दैट द मोलर मैस ऑफ पोटेशियम इज 39 ग्राम पर मोल एंड द मोलर मैस ऑफ आयरन इज 56 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे देखें जो पोटेशियम है उसका मोलर मैस हम जानते हैं 39 है और जो आयरन है उसका मैस हम जानते हैं मोलर मैस वो 56 होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली इनके एटॉमिक मैसेज हैं जो कि हमने ग्राम पर मोल के अंदर जाहिर करके इनके मोलर मैसेज बना दिए। ऐसे ही आपने मोलर मैसेज लिखने होते हैं। मोल्स ऑफ पोटेशियम, अब पोटेशियम के जो मोल्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं। हम जानते हैं मोल्स की तादाद कैसे निकालते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस पोटेशियम का 39 है, मोलर मैस हमने यहाँ पे देख लिया वो भी 39 है, तो जवाब आ गया 1 मोल। जो Fe है आयरन, इसका जो मैस हमें गिवन है क्वेश्चन में वो 56 है और इसका मोलर मैस भी हम देख चुके हैं 56 है, तो जवाब आ गया 1 मोल। अब देखें दोनों जो मैसेज थे 39 और 56 इन्होंने अपने अपने एलिमेंट का हमें एक एक मोल दिया है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 39 ग्राम पोटेशियम थी और 56 ग्राम आयरन थी, इसका मतलब ये कि पोटेशियम और आयरन का हमारे पास एक एक मोल था। तो क्योंकि एक एक मोल है दोनों का तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया सिंस बोथ क्वांटिटीज़ आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल। अब क्योंकि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये 1 मोल के बराबर हैं, दे कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, तो दोनों के अंदर जो एटम्स हैं उनकी तादाद बराबर है। स्पेसिफिकली एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स, तो खास तौर पर इनके अंदर कितने एटम्स हैं, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन ई, इसको हमने देखना है। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 17 ग्राम ऑफ NH3 एंड 64 ग्राम ऑफ SO2 ऑक्यूपाई सेपरेटली द वॉल्यूम्स ऑफ 22.414 dm3। अब देखें यहाँ पे आपके पास हीलियम है, NH3 है और SO2 है। इन तीनों के उन्होंने साथ मैसेज दे दिए हैं। 4 ग्राम आपके पास हीलियम है, 17 ग्राम आपके पास NH3 है और 64 ग्राम आपके पास है SO2। यानी कि इनके जो मैसेज हैं ये डिफरेंट हैं। अब मैसेज इनके डिफरेंट हैं लेकिन डिफरेंट मैसेज होने के बावजूद ये जो इनकी यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, ये जो इनके मैसेज गिवन है इतने, अगर आप ये चीज़ें इतनी ही ले लें, यानी कि 4 ग्राम आप हीलियम लें तो वो भी इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अगर आप 17 ग्राम NH3 लें तो वो भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अगर आप 64 ग्राम SO2 लें तो वो भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है जी। Although the sizes and molecular masses of molecules of the three gases are very different from each other, हालांकि जो साइजेज़ हैं इनके साइजेज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और जो मैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के जो मैसेज हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। ये सबसे हल्की है, ये उससे भारी है और ये सबसे भारी है, ठीक है जी। एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन हमने क्या करना है, एक्सप्लेन हमने ये करना है कि अगरचे इनके साइजेज़ और मॉलिक्यूल्स के जो मैसेज हैं वो डिफरेंट है लेकिन उसके बावजूद ये तीनों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। अलग-अलग, सेपरेटली का मतलब है अलग-अलग, कि अलग ये भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और ये भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम पहले देख चुके हैं। वजह ये है कि ये आपके पास जो वॉल्यूम है ये मोलर वॉल्यूम की क्वांटिटी है, यानी कि 1 मोल किसी भी आइडियल गैस का STP के ऊपर इतना ही वॉल्यूम हमेशा ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेक करें तो यहाँ पे जो 4 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन है ये हीलियम के 1 मोल को जाहिर कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हीलियम का 1 मोल होगा। यहाँ पे जो 17 ग्राम ऑफ NH3 है ये NH3 का 1 मोल होगा और यहाँ पे जो 64 ग्राम ऑफ SO2 है ये SO2 का 1 मोल होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों के 1-1 मोल्स मौजूद होंगे। तीनों के 1-1 मोल होने की वजह से तीनों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि मोलर वॉल्यूम, यानी कि इतना वॉल्यूम, ठीक है। तो यही रीज़न है, यही रीज़न अब नीचे हम देखने लगे हैं। दिस फिनोमिना इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का जो हमारे पास कंसेप्ट है उसकी हेल्प से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 22.414 dm3 इज द मोलर वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम है। डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये वो वॉल्यूम है जो कि आइडियल गैस का 1 मोल STP के ऊपर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये वो वॉल्यूम है। द मैसेज लिस्टेड, अब देखें जो भी मैसेज उन्होंने हमें बताए हैं, द मैसेज लिस्टेड 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 17 ग्राम ऑफ NH3 एंड 64 ग्राम ऑफ SO2 आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ ईच रिस्पेक्टिव गैस। अब ये जितने भी मैसेज यहाँ पे दिए हुए हैं ये हर एक जो हमारे पास गैस है उसके 1 मोल के बराबर है। कैसे 1 मोल के बराबर है, अगर आप हीलियम का मोलर मैस देखें तो वो 4 है, तो आपके पास जो गिवन मैस है वो भी 4 है, तो 4 गिवन मैस और मोलर मैस 4 को डिवाइड कर पाएंगे तो आपके पास जवाब 1 आएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास NH3 है, इसका भी हम पहले देख चुके हैं, इसका जो मोलर मैस है वो 17 है, गिवन मैस भी 17 है, तो 17/17 हमारे पास है 1, तो 1 मोल है आपके पास NH3 का। उसके बाद आपके पास है ये SO2, जो SO2 है इसका जो मैस है, मोलर मैस वो 64 होता है, तो इसका हमें जो गिवन मैस है वो भी 64 है, 64/64, तो जो जवाब है वो 1 आ गया। ठीक है, कैसे इसका 64 होता है मोलर मैस? वो इस तरह से होता है कि सल्फर का जो मैस है वो 32 होता है, ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, तो 16 × 2 जो है ये 32 होता है। तो हमारे पास टोटल जो मैस है वो 64 ग्राम पर मोल जो है ये इसका हमारे पास मोलर मैस है। तो मोलर मैस भी इसका 64, गिवन मैस भी इसका 64 ग्राम, तो इसीलिए यहाँ पे अब इसके जो मोल बनेंगे वो 1 मोल बनेगा। ठीक है, आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपके पास जो मैस गिवन है ये ग्राम के अंदर होना चाहिए, ठीक है, किलोग्राम में नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो ये मैसेज गिवन थे ये इनका 1-1 मोल जाहिर कर रहे थे, तो इसीलिए इन तीनों गैसेज ने सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। ठीक है जी, ऑल्दो डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैसेज एंड साइजेस, अगरचे जो डिफरेंट गैसेज होती हैं उनके जो मॉलिक्यूलर मैसेज हैं और जो साइजेज हैं वो डिफरेंट हैं, एज एविडेंस्ड बाई द लार्ज डिफरेंस इन द गिवन मैसेज 4 ग्राम वर्सेस 64 ग्राम, जैसे कि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मैसेज का। इसका आपके पास सिर्फ 4 ग्राम मैस है हीलियम का, लेकिन आपके पास जो SO2 है इसके आपके पास 64 ग्राम है, इसके बावजूद भी इनका जो वॉल्यूम है वो सेम है। ठीक है, क्यों सेम है? क्योंकि सबका 1-1 मोल है। द कोर प्रिंसिपल ऑफ स्टाइक्योमेट्री इज़ दैट, अब देखिए जो बड़ा अहम प्रिंसिपल है स्टाइक्योमेट्री का, जो असूल है वो ये है, दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एट STP। ठीक है, STP के ऊपर कोई भी आपके पास आइडियल गैस हो तो उसका जो 1 मोल होगा, 1 मोल उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगे, चाहे जो भी गैस हो वो ये वॉल्यूम है। ठीक है, 22.414 DM3। ठीक है जी, तो आप जवाब इसका देख लें, इसी तरह से जवाब आपने इसका लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास हमारा क्वेश्चन F, डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ NH3 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स? क्या आप ये सोचते हैं कि जो 1 मोल है H2 का और 1 मोल है NH3 का, क्या इनके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर के ऊपर एवोगैड्रोस नंबर होंगे पार्टिकल्स के? बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें जो ये लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर, इनका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। जब बात आ गई 1 मोल की कि आपके पास H2 का भी 1 मोल है और आपके पास NH3 का भी 1 ही मोल है, जब दोनों का हमारे पास 1-1 मोल है तो हम जानते हैं कि 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के अंदर बिल्कुल एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जवाब को, यस 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ NH3 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। द डेफिनेशन ऑफ द मोल स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज इज़ 1 मोल। हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो मोल है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास अगर सब्सटेंस की वो अमाउंट हो जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स हों तो फिर वो 1 मोल सब्सटेंस की मिकदार होती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास ये सिंस बोथ सैंपल्स आर 1 मोल, क्योंकि दोनों सैंपल्स 1 मोल हैं, दे बोथ कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़, तो इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़, यानी कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेम है। कितने पार्टिकल्स हैं? इतने पार्टिकल्स हैं जो कि एवोगैड्रोस नंबर बनते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन G, इसको हम देखते हैं। व्हाट इज़ स्टाइकोमेट्री? स्टाइकोमेट्री क्या है? गिव द बेसिक अजम्पशंस ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। जो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं इनके आपने जो बुनियादी अजम्पशंस हैं वो बतानी है। ये चीज़ भी हम देख चुके हैं अपने चैप्टर के अंदर। स्टाइकोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टाइकोमेट्री जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट्स हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप को आप स्टडी करते हैं। ठीक है जी, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस adhere to the law of conservation of mass and law of conservation of definite proportions। हम ये इस चैप्टर के पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फॉलो करती हैं। ये दोनों लॉज होते क्या हैं इनको भी हम अपने उसी लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेसिक अजम्पशंस हैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए, ये हमने देखना है। अब देखें ये जो बेसिक अजम्पशंस है हमारे पास, ये तीनों अजम्पशंस हमारी किताब में लिखी हुई थी, चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ ली हैं। तो देखिए इन अजम्पशंस का मतलब ये कि जब हमने स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है तो वो कौन सी चीज़ें जो कि हमने अपने माइंड में पहले रखनी है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने पहले मान के चलनी है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहली हमारे पास अजम्पशन है ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस आर ओबेड, यानी कि यहाँ पे जो दोनों लॉज हैं कंजर्वेशन ऑफ मैस और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये दोनों लॉज यहाँ पे ओबे हो रहे हैं, इनके ऊपर यहाँ पे अमल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे है जी आपके पास तीसरी अजम्पशन, नो साइड रिएक्शन अकर्स, कि कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा, सिर्फ आपका मेन रिएक्शन जो है जो कि आपको आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दे रहा है वही रिएक्शन सिर्फ चल रहा है। उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन एच, ये हमने देखना है व्हाट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसकी जो क्वांटिटी, उसकी जो मिकदार है, इसको ये कैसे कंट्रोल करता है, ये हमने अब देखना है। आंसर है हमारे पास द लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट इज द रिएक्टेंट दैट इज इंटायरली कंज्यूम्ड अर्लियर इन ए केमिकल रिएक्शन एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। अब देखें, ये वो वाला रिएक्टेंट होता है जो कि जल्दी पहले ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक रिएक्टेंट आप ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, एक कम मिकदार में लेते हैं, जो कम मिकदार में आप लेते हैं उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। इट कंट्रोल्स दी, अब देखें यहाँ पर उन्होंने हमसे ये भी पूछा था कि ये किस तरह से प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करता है, तो यही बात अब नीचे लिखी हुई है। इट कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वांटिटी को ये कंट्रोल करता है। बिकॉज वंस दिस रिएक्टेंट इज़ फुली कंज्यूम्ड, क्योंकि जब एक बार ये रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, द रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, एंड नो एडिशनल प्रोडक्ट कैन बी जनरेटेड, तो फिर मज़ीद प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन सकता। देयरफॉर the maximum amount of product that can be formed is dependent upon the amount of the limiting reactant present in the mixture। अब मिक्सचर के अंदर कितना लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि बनेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास हमारा ये जो क्वेश्चन एच है ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन आई, इसको हम देखते हैं। डिफरेंशिएट थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड्स। थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड्स को आप डिफरेंशिएट करें, फ़र्क वाजे करें। हाउ इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ ए रिएक्शन कैलकुलेटेड, आप परसेंटेज यील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड, और उसके आगे उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन ये है और एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन ये है। पहले हम देखते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेंट। हमारे पास जो रिएक्टेंट की दी हुई मिकदार है उससे जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट हम बना सकते हैं पॉसिबली, एज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास इतना रिएक्टेंट मौजूद हो तो इसकी हेल्प से हम मैक्सिमम इतना प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो जो हम वो कैलकुलेशन करते हैं रिएक्टेंट की दी हुई मिकदार की बुनियाद के ऊपर और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के, वो जो प्रोडक्ट की मिकदार हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। ठीक है, वो हमारी कैलकुलेशन वाली यील्ड है। उसके बाद एक यील्ड होती है जो कि रिएक्शन जब प्रैक्टिकली परफॉर्म होता है तो उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है हमारे रिजल्ट के तौर पे, वो जो प्रोडक्ट की मिकदार वहाँ पे हमें मिलती है प्रैक्टिकली, उसको फिर हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं कि वो हमारी हकीकी पैदावार है। एक्चुअल यील्ड हमारे पास है द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज़ प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो कि हमें किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रैक्टिकली मिलती है, अमली तौर पे मिलती है, उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं अपने इसी चैप्टर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज यील्ड है। द परसेंटेज यील्ड एक्सप्रेसेस द एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड। हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड के साथ कंपेयर करके रिएक्शन की एफिशिएंसी दिखाते हैं। ठीक है जी, इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। जो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है इसको इस्तेमाल करते हुए इसको हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज यील्ड को। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। यहाँ से फिर जो जवाब आता है उसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आपने अब इस बात का ख्याल रखना है कि 100 जो है सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के अंदर ये सारा काम होगा, उसके रिजल्ट में आपको जो नंबर मिलेगा वो आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्चुअल यील्ड, इसको मैं लिख देता हूँ ए वाई एक्चुअल यील्ड, इसको आप डिवाइड करवाएंगे थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि टी वाई से, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। ठीक है जी, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास होगी परसेंटेज यील्ड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जे, इसको हम देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट की हमें कम मिकदार देखने को मिलती है, कम पैदावार देखने को मिलती है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो हमने वो अवामिल देखने हैं जिनकी वजह से हमें प्रोडक्ट की कम मिकदार या फिर कम पैदावार देखने को मिलती है रिएक्शंस के नतीजे में। द एक्चुअल यील्ड इज़ जनरली लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ये हम इस चैप्टर के अंदर बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी एक्चुअल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। द फैक्टर्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लो यील्ड आर। अब देखिए वो फैक्टर्स जो कि
प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं, मरकज़ी तौर पे ज़िम्मेदार हैं इस लो यील्ड के लिए, वो यहाँ पे नीचे फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं। हमारे पास पहला फैक्टर है इनकम्प्लीट रिएक्शन और द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो इनकम्प्लीट हो, ठीक है, यानी कि मुकम्मल ना हो, या फिर वो रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाएं, तो ये भी एक वजह है पैदावार कम मिलने की। दूसरी वजह है दी अकरेंस ऑफ साइड रिएक्शंस, साइड रिएक्शंस होना शुरू हो जाएं। एक तो वो रिएक्शन है ना जो हमें चाहिए, जिसके नतीजे में हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, कुछ और वहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाएं जिसके नतीजे में ऐसे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएं जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें कम मिकदार में फिर मिलेगा। तीसरी यहाँ पे रीज़न है मैकेनिकल लॉसेस दैट अकर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन प्रोसेस। अगर रिएक्शन प्रोसेस के अंदर आप ये नीचे वाले जो स्टेप्स हैं इनमें से कुछ कर रहे हैं और यहाँ पे आपका कुछ प्रोडक्ट ज़ाय हो रहा है, तो फिर भी आपकी जो यील्ड है वो कम होगी, सच एज फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, डिस्टिलेशन एंड वॉशिंग। ठीक है जी, इन स्टेप्स के अंदर अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ज़ाय हो रहा है तो फिर भी आपके पास जो यील्ड है, फाइनल यील्ड या फिर एक्चुअल यील्ड, वो आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं इनको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे।